जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस चल रहा था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 411 तक के वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से लिया गया है, जो वर्ग 6 से लेके 12 तक। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने की संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। ठीक है, आप अगर तैयारी जहां से कर रहे हैं करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो कराची अधिवेशन 1931 था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस अध्यक्षता में पहली बार क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हुआ। इसमें क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो कराची अधिवेशन 1931 था, इसमें महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा को किसने माना था? ये माने थे एस.सी. बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये कब कहा था उन्होंने? तो ये 1931 के कराची अधिवेशन के समय। देखिए 1931 में क्या हुआ है, सबसे पहले देखिए गांधी और इरविन के बीच 1931 में एक समझौता होता है। भारतीयों को लगता है कि समझौता में भगत सिंह को जो फांसी होने वाली है वो टल जाएगी, लेकिन टलती नहीं है। 23 मार्च 1931 को क्या हो जाता है, भगत सिंह को फांसी की सजा होती है। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। और लंदन से जब वापस आते हैं तो गोलमेज सम्मेलन में भी वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं और इधर भगत सिंह के फांसी को भी नहीं रोक पाए थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भारतीयों में उस समय गांधी जी के प्रति थोड़ा द्वेष की भावना आ गई थी। तो जैसे ही कराची अधिवेशन होता है तो गांधी जी पहुंचते हैं तो इनको काला कपड़ा दिखाया जाता है और इनका विरोध किया जाता है। इस बात से, इस आहत से दुखी होकर गांधी जी कहते हैं मैं मर जाऊंगा, यानी गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदैव बना रहेगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा? इसको कहा कि ये संतावना पुरस्कार गांधी जी को मिला है। सबसे पहले बात ये उठता है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 1931 गांधी इरविन जो समझौता हुआ, इसमें इरविन गांधी जी कोई बात नहीं मानता है। इस पे क्या कटाक्ष करते हुए बोला जाता है कि इन्होंने इनको क्या दिया गया, किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन कहता है कि गांधी जी को क्या मिला, संतावना पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो केटी पॉल के द्वारा। ये क्रिश्चियनों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बकिंगम पैलेस ये कहाँ है? लंदन में है। 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब 1931 में महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचते हैं तो वहां के राजा जॉर्ज पंचम उनको बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये बताइए जब मेरा बेटा इंडिया गया था तो उसका विरोध क्यों किए थे? आइए ये ऑप्शन देखते हैं क्या किए हैं। बकिंगम पैलेस में सर सैमुअल हॉरे ने गांधी का परिचय सम्राट से कराया, बिल्कुल सही। 15 नवंबर 1931 को गांधी ने सम्राट से मुलाकात की, क्या ये गलत है? सम्राट ने क्या पूछा? गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? तो इस पे गांधी जी जवाब देते हैं मैंने आपके पुत्र का नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व का क्या किया था, विरोध किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 417। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड क्या चाहता था कि जैसे अंग्रेजों के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए मुसलमानों के लिए बनाया, वैसे ही अब उन्होंने क्या किया, जो दलित वर्ग थे उनके लिए क्या किया गया, पृथक प्रतिनिधित्व का बात किया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दलित व्यक्ति कोई चुनाव में लड़ता है तो इसको चुनने का अधिकार सिर्फ दलितों के पास होगा।
इस बात का समर्थन अंबेडकर जी भी कर रहे थे, पर इससे कौन दुखी थे? महात्मा गांधी जी काफी दुखी थे। तो क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। आगे देखते हैं, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तो 1932 में पूना में क्या होता है? महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। ये भारतीय दलित वर्ग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 419, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? ठीक है, किसने कहा? ये हो जाता है डॉक्टर बी.एम. मुंजे ने। किसने कहा था? डॉक्टर बी.एम. मुंजे ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति उठते हैं लेकिन अस्थिर नहीं है? ये अंबेडकर जी उन्होंने उस पर कटाक्ष किया कि गांधी जी क्षणिक भूत के लिए उठते हैं और पूरा माहौल बनाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 421, पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? जब पूना पैक्ट हुआ उस समय गांधी जी इरवदा जेल में थे, ठीक है। ये बात इरवदा जेल से ही हो रहा था और उसी समय क्या करते हैं, वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, ताकि इसमें कहा जाता है कि दलितों के लिए पृथक चुनाव की बात ना हो। ये क्या करें, जो भारतीयों के बीच चुनाव होगा, कौन सा चुनाव था? ये जो क्या बोलते हैं, प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव था, प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव था, इसमें कहा गया कि इनको अलग प्रतिनिधित्व ना देके इसी में इनको क्या किया जाए, सीट रिजर्व कर दिया जाए। पहले बात हुआ था 71, लेकिन अब इस समझौता के बाद 71 से सीधे 148 सीट कर दिया जाता है, लेकिन पृथक चुनाव की बात को टाल दिया जाता है। गांधी जी जेल में है, इसलिए गांधी जी साइन नहीं करते हैं। साइन कौन करता है? मदन मोहन मालवीय जी साइन करते हैं। एक तरफ अंबेडकर जी साइन करते हैं और दूसरे तरफ मदन मोहन मालवीय जी साइन करते हैं, क्योंकि गांधी जी उस समय इरवदा जेल में बंद थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 422, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। भारत तथा विश्व की समस्याओं की हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में समाजवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया है, क्योंकि एक राजा के बेटा थे और राजा की तरह जिंदगी चाहते तो जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश हित में हमेशा सोचते थे। वो चाहते थे कि भारत में क्या आए, समाजवाद आए। आगे देखते हैं, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों चला? 1935 में 1935 के एक्ट के तहत क्या होता है, 1937 में जो चुनाव होता है, 1900 जो प्रांतीय चुनाव होता है, तो क्या करती है, 11 में से टोटल 8 जगह कांग्रेस क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। और क्या होता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है, जबकि भारतीय चाहते हैं कि इस युद्ध में भाग ना लें। बिना भारतीयों से पूछे हुए ही अंग्रेजों ने क्या किया, इस युद्ध में भारतीय सेना को उतार दिया। इस चीज़ से दुखी होकर इन्होंने क्या किया, सबके सब प्रांतीय से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये उस समय सरकार कितने महीने चली थी? तो मात्र 28 महीने चली थी। आगे देखते हैं 426, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कहाँ पे सरकार नहीं बनाई थी? तो ये हो जाएगा बंगाल। यहाँ पे सरकार नहीं बनी थी। यहाँ पे किसने सरकार बनाई? मुस्लिम लीग ने। आगे देखते हैं, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? कहाँ पे? तो ये असम में क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली? किस नियम के अंतर्गत मिली थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास यानी चित्तरंजन दास जी थे। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? ये सुभाष चंद्र बोस। ये कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। ठीक है, 1939 में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? 1939 में जब चुनाव हुआ तो एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया जी थे और दूसरे तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन लोगों ने इन्हें ना चुन के किन्हें चुना? सुभाष चंद्र बोस को चुना। तब जब यहाँ विवाद छिड़ जाता है तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं और उनके बाद सबसे बुजुर्ग नेता राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? उनको अध्यक्षता की कमान सौंप दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? गांधी जी के सम्मान में त्याग पत्र दे देते हैं अध्यक्षता की पद से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 431। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय एवं आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई अंग्रेज के साथ मिला हुआ है और फिर वो ईमानदारी से भारत के प्रति कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? ये हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ये हो जाता है नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पे किया था? तो नागपुर अधिवेशन में। इस प्रकार 433 तक क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे देखते हैं। अगर आपको इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो यहाँ पे इसका आंसर है, आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 434। निम्नलिखित में से किसे भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है? किसको? तो सर जॉन शोर को। आगे देखते हैं। 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथो के शासन में आता है। देखिए, इस डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने कहा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इसके समाप्ति के बाद भारतीयों को यह अधिकार होगा कि वो अपनी इच्छा से क्या करें? सरकार बना सकते हैं। ठीक है, पर पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं दी जाएगी। तो इसका क्या हुआ? काफ़ी विरोध भी हुआ। आगे देखते हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई? ये किया गया था 1940 यानी 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। गांधी जी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही पूछे तो ब्रह्मदत्त। कौन जाते हैं? ब्रह्मदत्त। प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरा हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाते हैं ब्रह्मदत्त। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था? कौन आया था? तो इसमें आया था कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन। एक सवाल आता है तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पहला थे पैथिक लॉरेंस, दूसरा हो जाएंगे स्टीव क्रिप्सन। कौन थे? स्टीव क्रिप्सन। और तीसरा हो जाएगा एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया है? ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 8 अगस्त 1942। इसमें गांधी जी ने कहा या तो करो या फिर मरो, और इसी स्लोगन के साथ क्या होता है? आंदोलन भारत छोड़ो शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा। कहाँ कहाँ पे? तो मिदनापुर में और बलिया में। आगे देखते हैं। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा कि जो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है ये ऐसा चेक है जिसका बैंक क्या होना है? आगे चल के डूबने वाला है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। क्रिप्स प्रस्ताव कौन लाया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में कब आया? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में आता है, जिसको गांधी जी कहते हैं आउटडेटेड चेक। आगे देखते हैं।
14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ये वर्धा में पारित होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अब शुरू किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? ये कौन थी? अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 444। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा कि आज़ादी अब हमारे बिल्कुल करीब है, हमारी मुट्ठी में है, इसे क्या करना है? मजबूती के साथ पकड़ के रखना है ताकि आज़ादी फिसल ना जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ से किया था? तो ये हो जाएगा मुंबई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा बलिया में। कहाँ पे? ये हो जाएगा बलिया में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये जयप्रकाश नारायण जी थे। क्या हुआ? रातों रात के अंधेरा में क्या करते हैं? बाउंड्री फांद के भाग जाते हैं और अंडरग्राउंड होके देश सेवा में लग जाते हैं। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा? ये सर स्टोफर्ड क्रिप्स ने कहा था। यहाँ एक आंदोलन होने वाला है, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से क्या करना चाहिए? निकलना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था लुई फिशर। याद रखिए, फिशर कहाँ के? तो अमेरिका के। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। ये सब के सब क्या थे? किसी ने समर्थन नहीं दिया था। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अद्वितीय आंदोलन कहाँ? ये कहाँ पे होती है? इसको क्या गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा है? किसके द्वारा कहा गया? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, जो पहले गृह मंत्री भी भारत के बनते हैं। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो लॉरी कॉल्सिन्स और डोमिनिक लैरी कॉलियंस और डोमिनिक लेपियरे। INA की स्थापना हुई। INA की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुआ है सिंगापुर में। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ये लाल किला दिल्ली में। कहाँ पे? लाल किला के दिल्ली में। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। ये रेडियो पे भारतीयों के लिए एक संबोधन कर रहे थे। उस संबोधन में वो कहते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के कि बिना उनकी लगे या बिना उनके सहयोग के आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। इस प्रकार हम लोगों ने आज इस सेट में 50+ क्वेश्चन देखे। इसके बाद फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें भी 50+ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा टारगेट है कि हर रोज़ 50-50 क्वेश्चन लाया जाए, ताकि ये धीरे धीरे क्वेश्चन ख़त्म हो जाए और ये बुक भी समाप्त हो जाए। ये देखिए कहाँ का क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे NCERT और SCERT बुक है, जो 6 से 12 हिस्ट्री की बुक है। जिस किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।